हेलो मित्रों, मैं वीके सर वीके कॉमर्स स्टडी में आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि एक सीटेट टेट की स्पेशल क्लास चलाई जा रही है, जिसमें कि हम पैडागोजी पढ़ा रहे हैं, शिक्षण पढ़ाया जा रहा है। शिक्षण में पिछले हम लोग क्लास में शिक्षण का अर्थ पढ़े थे। ठीक है, शिक्षण का अर्थ विभिन्न प्रणाली में, जैसा कि एक तंत्रात्मक शिक्षा की प्रणाली अलग है, लोकतंत्रात्मक अलग है, हस्तक्षेप रहित शिक्षा प्रणाली अलग है। इन तीनों अलग अलग प्रणाली में शिक्षण के अर्थ को हम समझे थे और पढ़ा गया था शिक्षण है क्या। ठीक है, आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आपको हमारे क्लास की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और सीटेट और टेट और सुपर टेट के लिए, या जो इस समय बीएड बीटीसी एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज हम लोग इस क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे शिक्षण का क्या परिभाषाएं हैं, परिभाषा पढ़ेंगे। क्योंकि परिभाषा इसलिए पढ़ा जा रहा है, कभी कभी परिभाषा दे दिया जाता है विकल्प में और पूछ लेगा, ऐसे लिख दिया जाएगा कोटेशन और पूछ लेगा कि ये किसके द्वारा दी गई है, कथन किसका है। तो कम से कम परिभाषा के माध्यम से ऐसा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और शिक्षण का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, इसको कुछ उद्देश्यों को जानेंगे और शिक्षण के किन किन शब्दों से हम प्रकट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, उनके कोटेशन को, उनके वर्ड को, शब्दों को आदि को जानेंगे। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। शिक्षण की पहली परिभाषा है, शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है। शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना है। ये कौन कहता है भाई? केच महोदय कहते हैं कि शिक्षण एक प्रकार का वांछित प्रभाव है, पारस्परिक प्रभाव है। पारस्परिक प्रभाव का मतलब होता है जहाँ पर गेट टुगेदर है ना, कि वार्तालाप या कार्य किए जाते हैं, तो इस तरह का प्रभाव पारस्परिक प्रभाव होता है। ठीक है, जिसका उद्देश्य मतलब जिसमें एक व्यक्ति अपने व्यवहारों से दूसरे के व्यवहार में क्या लाता है, परिवर्तन लाता है। तो उसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में परिवर्तन, जहां पर व्यक्तियों के व्यवहारों में परिवर्तन की बात करेगा, वो हमेशा किसके द्वारा कहा गया, जान लीजिए, गेट्स महोदय के द्वारा कहा है। ठीक है, शिक्षण में व्यवहारों में परिवर्तन की बात करें। ठीक है, अगला है शिक्षण पुनर्बलन की संभाव्यता का क्रम है। स्किनर महोदय कहें, कौन कहा है? स्किनर महोदय, वीएफ स्किनर। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, शिक्षण जो है वो पुनर्बलन का मतलब क्या होता है, रीफोर्समेंट, मतलब बालक के अंतर्गत समयांतराल पुनर्बलन मिलता रहे। जैसे कभी कभी होता है बालक का रुचि पढ़ने की दृष्टि इधर उधर होती रही है, तो उसको ऐसे कुछ उद्दीपनों के माध्यम से, ऐसे कुछ कह सकते हैं कौशलों के माध्यम से उसको रिफोर्समेंट किया जाए, पुनर्बलित किया जाए। तो जब उसके अंदर पुनर्बलन होगा तो अभिप्रेरित होगा, रुचि उत्पन्न होगी, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाएगा। तो इस तरह से प्रेरित होना, रुचि उत्पन्न होना, व्यवहार में परिवर्तन होना एक संभाव्यता को दर्शाता है। तो इसे क्या कहा जाएगा, शिक्षण कहा जाएगा। ठीक है, तो शिक्षण का मतलब संभाव्यता का क्रम कौन कहा है, स्किनर महोदय ने कहा है। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है महोदय जी का, बीएफ स्किनर। अगला है शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। शिक्षण का उद्देश्य क्या है भैया, निर्देशित क्रिया। निर्देशित का मतलब शिक्षण एक निर्देशक होता है, सलाहकार नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि निर्देशन की जो सामूहिक होता है, ठीक है, शिक्षक हमेशा सामूहिक रूप से निर्देश देता है, पथ प्रदर्शक का काम करता है, लेकिन सलाह का कार्य इसका नहीं होता। सलाह हमेशा एक व्यक्ति के बीच में दिया जाता है। तो कभी भी शिक्षक किसी अकेले को किसी ऑफिस आदि में बुलाकर सलाह नहीं देता है, वो हमेशा क्लासरूम में या ग्रुप में बैठाकर सभी लोगों को एक तरह से क्या करता है, जो सलाह के रूप में देता है, उस सलाह में निर्देश करना होता है, पथ प्रदर्शक देना होता है। तो शिक्षण क्या है, शिक्षण का उद्देश्य जो है वो निर्देशित क्रिया करना होता है, निर्देशित करना होता है। ये कौन का, स्मिथ महोदय ने कहा है। कौन कहा है, स्मिथ महोदय ने कहा है। ठीक है, अगला है समस्त शिक्षण का अर्थ सीखने में वृद्धि करना है। तो निर्देशित क्रिया कौन का, स्मिथ महोदय ने। अब सीखने की वृद्धि की बात आ रही है, इसको कौन कहा है, जेम्स एम फाइन महोदय ने कहा है। क्या कहा है,
शिक्षण समस्त शिक्षण का अर्थ मतलब जितने भी शिक्षण कार्य होते हैं सबका मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन अर्थ होता है सीखने में वृद्धि। अर्थात सीखने में वृद्धि हुई तो जान लीजिए शिक्षण कार्य हुआ। अगर बालक के अंतर्गत सीखने में वृद्धि नहीं हुई तो वो शिक्षण कार्य नहीं हो। कभी कभी क्या होता है भाई, व्यवहार में परिवर्तन की बात कर लेते हैं तो ये परिभाषा अधूरी मैं मानता हूँ, क्योंकि व्यवहार में परिवर्तन का मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूँ। जैसे मान लीजिए आप कोई मिस्टर ए हैं, वो किसी विद्यालय में प्राइमरी में नौकरी पाते हैं। अब जब विद्यालय में अपॉइंटमेंट लिए तब बच्चों को पढ़ाना शुरू किए तो बच्चों को जो छोटा बड़ा 1 2 3 जो भी आता था इसको भूलना शुरू कर दिया बच्चा ने। तो बताओ क्या शिक्षण माना जाएगा? भाई व्यवहार में तो परिवर्तन आया ना, क्या ये शिक्षण माना जाएगा? शिक्षण बिल्कुल नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वृद्धि ना होकर क्या हो रही है, सीखने में कमी हो रही है। ठीक है, तो हमेशा बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना, सीखने में वृद्धि करना, ये उसके लिए क्या माना जाएगा? शिक्षण माना जाएगा। तो वृद्धि की बात कौन कहा है भाई? जेम्स एम थाइन महोदय ने कहा। क्लियर हुआ? सीखने में वृद्धि कौन? जेम्स एम थाइन ने कहा। ठीक, अगला बर्टन महोदय ने शिक्षण की अधिगम हेतु उद्दीपन, मार्ग प्रदर्शन तथा दिशा बोध कहा है। मतलब बर्टन महोदय ने क्या कहा? शिक्षण जो है वो सीखने के लिए एक तरह से पथ प्रदर्शक का काम करती है, और दिशा बोध का काम करती है, और उद्दीपनों का काम करती है। ठीक है, स्टिमुलस का काम करती है। एक एक उद्दीपन का मतलब ये होता है जिससे बालक के व्यवहार में रुचि उत्पन्न किया जाए, उत्प्रेरणा उत्पन्न की जाए, मोटिवेट किया जाए। ऐसे उद्दीपन का काम कौन करता है? शिक्षण करता है। समझ में आया? तो ये कौन कहा? बर्टन महोदय ने कहा। और रायबर्न महोदय ने इसे एक ऐसा संबंध मानते हैं, मतलब इसे एक ऐसा संबंध मानते हैं जो छात्रों को उनकी शक्तियों के विकास में सहायता देता है। मतलब रायबर्न महोदय क्या मानते हैं? एक ऐसा माध्यम मानते हैं, एक ऐसा रास्ता मानते हैं, एक ऐसा संबंध मानते हैं जिससे बालकों को विकास में, बालकों और छात्रों को उनकी शक्तियों के लिए विकास में, उनकी अंतर की जो शक्तियां हैं इनके विकास में क्या मिले? प्रमोशन मिले, प्रमोट हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं शिक्षण को कुछ शब्दों में प्रकट व्यक्त किया जा सकता है। हम ऐसे शब्द की बात करने जा रहे हैं, अगर ये बालक के अंतर्गत दिखाई देता है तो जान लीजिए वहाँ शिक्षण कार्य किया गया। अगर ये नहीं दिखाई देगा जान लीजिए वहाँ शिक्षण कार्य बिल्कुल नहीं हुआ। ठीक है, तो पहला है छात्र की क्रियाशील रहने का अवसर देना। हमेशा कभी भी छात्र को बांधकर पढ़ाई नहीं की जाती है, दंड देकर प्रताड़ित करके पढ़ाई नहीं कराई जाती, शिक्षण कार्य नहीं होता है। उसको पूर्ण रूप से सक्रिय रहने का अवसर देना चाहिए, अब प्रश्न पूछने का अवसर देना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। ये नहीं डांट कर बैठा दिया जाए तो उनके अंदर सक्रियता नहीं पाई जाएगी। ठीक है, इसलिए छात्र को क्रियाशील रहने का पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिए, जिससे वो अपने से खुलकर अपने से शिक्षक से वार्तालाप कर सके, तर्क कर सके और अपनी समस्या का समाधान कर सके। इसलिए शिक्षक को एक मित्र के रूप में रहना चाहिए। ठीक है, जिसे हम लोग रहा जाता है। चलिए भाई, अगला है दूसरा पॉइंट, छात्रों के संवेगों को प्रशिक्षित करना। देखो बेटा, संवेग क्या होते हैं? मूल प्रवृत्ति और संवेग अलग अलग की बात होती है। मैकडोगल महोदय ने जो है एज ए मूल प्रवृत्ति को बताते हुए संवेगों को उन्होंने कहा, संवेग जो होते हैं अचानक कोई परिवर्तन को दर्शाता है। संवेग क्या होते हैं? अचानक परिवर्तन, जिसे देखकर सांप को देखकर पलायन हो जाना, भयभीत हो जाना, क्रोधित होकर बोलना। तो इन सब पे क्या अगर कोई क्रिया हो रही है तो प्रतिक्रिया क्या की जाए? संवेग की, उसको प्रशिक्षित किया जाना। ठीक है, कोई सामने बात आ जाए, इससे नहीं कि आप कोई गलत शब्द का यूज इस्तेमाल करने लगे, उसके लिए क्या करना? प्रशिक्षित करना शिक्षण का काम होता है। छात्र को अपने वातावरण के अनुकूल बनने में सहायता करना। शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है? एक ऐसा वातावरण दे, एक ऐसा एनवायरनमेंट दे बालक जिससे वो अपने अनुकूल अपने व्यवहार में कुछ वांछित परिवर्तन ला सके। ठीक है, और उत्प्रेरणा देना, मोटिवेट करना कि किसी कार्य को जारी रखते रहो या कोई नया कार्य करने के लिए जो उसके व्यवहार में, उसके जीवन में कोई उचित परिवर्तन लाए। ठीक है, संबंध स्थापित करना, मतलब शिक्षण के अंतर्गत छात्र को वो दिशा निर्देश देना चाहिए, वो संस्कार देना चाहिए जिससे वो अपने से बड़ों के बीच, अपने माता पिता के बीच, अपने गुरुजनों के बीच या अपने सीनियर्स के बीच एक संबंध स्थापित कर सके।
वो शिक्षण होगा। तो सबसे पहले क्या बात, क्रियाशील रहने का अवसर देना, संवेगों को प्रशिक्षित करना, उनको अनुकूल वातावरण देना, उत्प्रेरणा देना और संबंध स्थापित करना। ये शब्द जहाँ दिखाई देंगे बालक के अंतर्गत ऐसी कोई क्रिया हो रही है, वहाँ पर क्या होगा, शिक्षण कार्य होगा। समझ में आया? चलिए अब हम बात करते हैं शिक्षण के उद्देश्यों की। तो शिक्षण के मूल उद्देश्य की बात हम लिखे हैं। शिक्षण का मूल उद्देश्य, सबसे पहले कोई भी अपने अंदर शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो उसका उद्देश्य है भविष्य में चलकर हम कोई नौकरी हासिल करें, कोई अच्छी जॉब हासिल करें, जिससे हम अपने जीविका को, अपने घर परिवार को चला सकें। इसका मूल उद्देश्य होता है। तो पहला जीविकोपार्जन का उद्देश्य, ठीक है। अब जब शिक्षण से जीविकोपार्जन का उद्देश्य होगा, इससे शिक्षण का जब आप ग्रहण करेंगे तो इससे नई नई चीज़ें, नए नए जानकारी आदि आपके अंदर आएंगी। इससे आपका बौद्धिक विकास होगा, ठीक है। तो बौद्धिक विकास का उद्देश्य होता है। और इसी शिक्षण से शारीरिक विकास होता है। भाई जानेंगे इस वस्तु को खाने से हमको नुकसान होगा तो हम उसको नहीं खाएंगे, अल्कोहल यूज़ करने से हमको शरीर में नुकसान पहुंचाता तो नहीं पिएंगे। अगर इसको हम कहाँ सीखते हैं, शिक्षण कार्य के अंतर्गत सीखते हैं, ठीक है। इससे आपका शारीरिक विकास भी होता है। और चरित्र का विकास, चारित्रिक विकास, चरित्र का विकास भी शिक्षण कार्य में स्थिर है। अभी आप कहीं पर जाइए, जुआ जुआड़ी करिए, ये सब खेलिए, तो क्या आपका यही चरित्र है? बिल्कुल नहीं। तो इन सबको दूर हटने के लिए कौन सिखाता है? शिक्षण सिखाता है, ठीक है। जो चरित्र का निर्माण भी शिक्षण का उद्देश्य है। सामाजिकता का उद्देश्य, भाई आप सामाजिक, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण आपको सिखाती है एक दूसरे को अपने से जोड़ के रखो, एक दूसरे की मदद करना सीखो, एक दूसरे के प्रति दया दिखाना सीखो, है ना। यही तो समाज है, ये तो सामाजिक प्रक्रिया है। ये सब आपके अंदर होना चाहिए, तो वहाँ एक प्रभावशाली शिक्षण होगा। समझ में आने बात। अगला है आत्मबोध का उद्देश्य, मतलब अपने अंदर एक ऐसा एक ऐसी शक्ति लाना जिससे आपको अपने से अंडरस्टैंडिंग हो, आत्मविश्वास हो। ये कैसे होगा? शिक्षण से होगा। जब आप पढ़ेंगे, समझेंगे, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे, आगे सफल होंगे, तब कॉन्फिडेंस आएगा, आत्मबोध आएगा, ठीक है। तो आत्मबोध का उद्देश्य भी शिक्षण होता है, शिक्षण का उद्देश्य होता है। सांस्कृतिक उद्देश्य, सांस्कृतिक मतलब आप एक प्रकार के कार्यक्रम संचालित करने के लिए आदि, गीत गायन, डांस आदि जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं सब किसके द्वारा होते हैं? शिक्षण प्रशिक्षण के द्वारा कराए जाते हैं, ठीक है। तो इनका भी उद्देश्य सांस्कृतिक उद्देश्य होता है। जीवन को पूर्णता प्रदान करने का उद्देश्य, भाई जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सीखने से छूट जाती हैं, लेकिन आप शिक्षा समय समय पर ग्रहण करते रहेंगे, शिक्षण कार्य में लगे रहेंगे, कभी न कभी जीवन में वो छूटी हुई जानकारी या कोई भी कार्य आपसे संपन्न हो जाता है। तो लगता है, कहा जाता है जीवन में मैंने सारे कार्य कर लिए, ठीक है। तो जीवन को एक पूर्णता प्रदान होता है। अगला है परिस्थिति से अनुकूल का उद्देश्य, मतलब आप शिक्षण कार्य में लगेंगे तो जो बनना चाहते हैं वो आपकी परिस्थिति है, उसके अनुकूल जाने के लिए आपको ऐसे विषयों को, ऐसे टीचरों से जुड़कर पढ़ना अनिवार्य है। तो शिक्षण का उद्देश्य परिस्थिति के अनुकूल का भी उद्देश्य होता है। ईश्वर प्राप्ति का उद्देश्य, लास्ट में आप जानते हैं हर किसी की जो आवश्यकताएं होती हैं सबको पूर्ति करने के बाद अंत में आत्मसिद्धि, मतलब अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित करने का उद्देश्य माना जाता है। समझ में आया? तो आज का ये टॉपिक बहुत छोटा टॉपिक था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इससे संबंधित क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाएंगे। अगर शिक्षण के उद्देश्यों की बात करिएगा तो इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। शिक्षण के अंतर्गत अगर कोई भी शिक्षण के पॉजिटिव सवाल की बात करिएगा तो इन सबको जहाँ पर भी विकल्प में देखेंगे तुरंत आपको टिक मार देना है, वही विकल्प आपका सही माना जाएगा, ठीक है। अगर निगेटिविटी की बात करेगा तो यहाँ पर नहीं शब्द जोड़ दिया जाएगा तो वो सवाल आपका सही माना जाएगा। समझ में आया? चलिए ठीक है, पढ़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन बटन दबाने के। धन्यवाद।